जाड़े की बहुत ठंडी रात थी, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी अंगीठी में जल रहे कोयलों की गर्मी के कारण भागीरथी गहरी नींद सोई हुई थी। उसके खर्राटों की हल्की हल्की आवाज कमरे के वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन रामरथ की आंखों से नींद बहुत दूर थी। उसको नींद न आने का कारण न तो कड़ाके की ठंडी ही थी और न ही भागीरथी के खर्राटों की आवाज। इन सब की तो उसको आदत हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा बार बार आ रहा था। अगर आज उसका सरजू होता तो वो ठीक वैसा ही दिखता। रामरथ का मन हुआ कि वो भागीरथी को भी हिलाकर नींद से जगा दे। मन की इस त्रासदी को वो अकेले ही क्यों झेले। पर फिर उसको अपनी पत्नी पर तरस आ गया। उसने भी अपनी जवानी में बहुत कष्ट झेले थे। अब तो इतने साल हो गए, वो तो उन यादों को अपने दिल दिमाग से निकाल चुकी होगी। पर रामराज क्या करता। एक तो नींद नहीं आ रही थी, दूसरे बढ़ती हुई ठंड के साथ भागीरथी के खर्राटों की आवाज भी कुछ अधिक हो गई थी। पर वो जानता था कि नींद ना आने के कारण वो नहीं थे। देश विदेश के छात्रों के साथ एक स्थानीय लड़कों का ग्रुप भी ट्रैकिंग के लिए आया हुआ था। रास्ते में वो सभी चाय पीने के लिए रामरथ की दुकान पर रुके। ठंड से कांपते उन लड़कों के लिए रामरथ ने अदरक और दालचीनी वाली बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई। एक लड़का आगे आया और उसने रामरथ के हाथ में 100 रुपए का एक नोट रखकर किसी विदेशी भाषा में कुछ कहा। रामरथ ने हैरानी से कहा, पर मैं तो पैसे पहले ही ले चुका हूं। एक भारतीय लड़के ने रामरथ को समझाया, रख लीजिए, यह विदेश से आया लड़का कह रहा था कि आपने बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई थी। रामरथ ने अब उस विदेशी को ध्यान से देखा। वो लड़का मुस्कुरा रहा था। रामरथ ने उसको फिर से ध्यान से देखा। उसके कांपते हाथों से वो 100 रुपए का नोट नीचे गिर गया। उसका शरीर एक बार को कांप गया, जैसे कि पहाड़ की सारी बर्फ उसकी नसों में जम गई हो। वो सोचने लगा कि वो चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों था। वो सोचने लगा, सरजू, हाँ वही तो है ये। ऊंची नाक, थोड़ी पर एक बड़ा सा तिल, कैसे भूल सकता हूं इस चेहरे को। भारतीय लड़के ने फिर कहा, बाबा जी कहाँ खो गए? विदेश से आया है ये लड़का, आपकी चाय पीकर बहुत खुश हुआ है। रामरथ जैसे नींद से जाग गया। कौन से देश से आया है ये लड़का? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रामरथ ने बहुत से प्रश्न एक साथ पूछ लिए। उस भारतीय लड़के ने कहा, बाबा जी क्या आप देशों के नाम जानते हैं? रामरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा जी। शायद वो छात्र सोच रहा था कि उस टूटी फूटी झोपड़ी में चाय बेचने वाले उस बूढ़े को देशों की क्या जानकारी होगी। शायद वही सोच रहा था वो लड़का। बाबा जी ये नीदरलैंड से आया है, और जो वो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, हम वहीं जा रहे हैं। उस भारतीय लड़के ने सामने की एक पहाड़ी की तरफ संकेत करके कहा। उस विदेशी लड़के की शक्ल भी वैसी ही थी और देश का नाम भी वही था। रामरथ की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हुआ बाबा जी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही किसी और की याद आ गई थी। पर तुम लोग इतनी ठंड में वहां क्यों जा रहे हो? अब तो बर्फ भी गिरने लगी है। रामरथ ने चिंता से कहा। बाबा जी आप चिंता मत कीजिए, वापस आते हुए हम फिर से आपके पास चाय पीने आएंगे। देखते ही देखते उन लड़कों का समूह रामरथ की आंखों से दूर जाने लगा। भागीरथी की नींद भी खुल गई थी। वो बोली, आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? नींद नहीं आ रही है? भागीरथी ने रामरथ की तरफ देखते हुए कहा। रामरथ ने भर्राए गले से कहा, मैंने आज सरजू को देखा। यह सुनते ही भागीरथी की नींद भी टूट गई और वो उठकर बैठ गई। वो ध्यान से रामरथ के चेहरे को देखने लगी। वो सोचने लगी कि कहीं बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया था। रामरथ बस शून्य में ही देखे चले जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। सरजू, इस नाम ने भागीरथी को न जाने कितनी खुशियां और कई वर्षों के बाद कितने ही दुख दिए थे। शादी के 12 वर्षों के बाद भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने संतान की आस ही छोड़ दी थी। गांव और आसपास के बहुत से वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था
कि शहर जाकर किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवा सकें। जब भी वो गांव के आसपास किसी साधु महात्मा के आने की खबर सुनते थे, वो दौड़कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते थे। जब उनकी शादी को 15 बरस हो गए, एक दिन चमत्कार हो गया। भागीरथी गर्भवती हो गई थी। उस खबर ने उनके अंदर नए जीवन का संचार कर दिया था। रामदत्त तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। वो भागीरथी को अपनी आंखों पर बैठाकर रखने लगा। वो उसको घर का कोई भी काम नहीं करने देता था। रामदत्त भागीरथी से कहता था, तू अच्छी तरह से रह, कोई भारी सामान मत उठाना, कुछ खाने को मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुरंत ही बना दूंगा। बड़ी उम्र में आई उस खुशी ने रामदत्त को फिर से जीने का मकसद दे दिया था। भागीरथी रामदत्त को देखकर हंसती थी। रामदत्त की बातें उसको बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन रामदत्त को घर के काम करते देखकर उसको अच्छा नहीं लगता था। दोनों में कई बार इस कारण से नोक-झोंक भी हो जाती थी। भागीरथी ने एक बेटे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर गया। गांव की बूढ़ी औरतें आकर भागीरथी को बहुत कुछ समझाने लगी और बच्चे को पालने में उसकी मदद करने लगी। दोनों ने उसका नाम सरजू रखा। पहले उसका नाम सूरज रखा था, पर धीरे धीरे वो सरजू हो गया था। सरजू 3 साल का हो गया। फिर एक वो दिन भी आया जिसने उनके जीवन को एक बार फिर से सूना कर दिया। उस शाम को जब भागीरथी झरने के पास बर्तन धोने गई थी, सरजू उसके साथ ही था। सरजू हमेशा ही अपनी माँ के साथ साथ रहता था। उस दिन भी वो उसके पीछे पीछे चला गया था, पर उस शाम को वो हर दिन की तरह अपनी माँ के पीछे पीछे घर वापस नहीं आया। उसकी तलाश शुरू हो गई। गांव वालों ने भी मिलकर हर जगह खोजा, लेकिन सरजू कहीं भी नहीं मिला। रामदत्त और भागीरथी तो जैसे पागल ही हो गए थे। उन्होंने सरपंच की मदद से बच्चे के खोने की बात ऊपर तक पहुंचा दी। खोजबीन और बहुत पूछताछ के बाद मालूम चला कि किसी ने उस बच्चे सरजू को पास के एक गांव के एक लड़के के साथ देखा था। उस बड़े लड़के का चाल चलन ठीक नहीं था। वो लड़का पहले भी चोरी चाकरी के मामलों में पकड़ा गया था। वो बाद में शहर चला गया था। पिछले महीने ही वो लड़का अपने गांव वापस आया था। आखिर उस लड़के का पता चल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का मुंबई में पकड़ा गया था, पर उसने सरजू को आगे कहीं बेच दिया था। बाद में मालूम चला कि उस लड़के ने सरजू को एक बहुत बड़े गिरोह को बेच दिया था। वो गिरोह बच्चों को विदेशी जोड़ों को गोद दे देता था और वो उन बच्चों को विदेश ले जाते थे। बदले में गिरोह को बहुत पैसे मिलते थे। सरजू भी किसी विदेशी जोड़े को बेचा जा चुका था। उनको बस इतना ही मालूम चला था कि सरजू को नीदरलैंड के किसी जोड़े ने गोद ले लिया था और वो उसको नीदरलैंड ले गए थे। ऐसा लगा जैसे सरजू कोई इंसान नहीं, सामान था जिसको खरीद कर वो लोग नीदरलैंड ले गए थे। उसके बाद रामदत्त और भागीरथी कुछ नहीं कर पाए थे। सरजू उनके जीवन में एक सपने की तरह आकर चला गया था। उनकी दुनिया फिर से बदल गई थी। सरजू को भूलना कठिन था, लेकिन समय ने धीरे धीरे यादों को धूमिल कर दिया। आज इतने वर्षों के बाद अतीत फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। भागीरथी ने रामदत्त को झकझोरते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सरजू अब कहाँ ऐसे आएगा? नहीं भागीरथी, मैं पागल नहीं हूं। वो लड़का सरजू ही था। तू खुद सोच के देख के 20 साल का सरजू कैसा दिखता होगा। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था वो लड़का। फिर देश भी नीदरलैंड ही है। रामदत्त ने पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी। भागीरथी सोचों में डूब गई। क्या वो सचमुच ही उनका बेटा सरजू था? लेकिन वो अब उनको कैसे पहचानेगा? उनके पास कोई सबूत भी तो नहीं था कि वो प्रमाणित कर दें कि वो उनका बेटा था। वो बोली, वो लड़के फिर से आएंगे? हाँ आएंगे, कह तो रहे थे कि वापसी में चाय पीने आएंगे। अच्छा, तो कल से मैं ही दुकान पर बैठूंगी। जिस दिन सरजू आएगा मैं उसके आगे हाथ जोड़ दूंगी और उसको बताऊंगी कि वो कौन था और किसका बेटा है। पागल हो गई है तू? वो भाषा नहीं समझता है। अब ये बेवकूफी मत करना। कुछ देर तक दोनों में बहस होती रही, लेकिन आखिर रामदत्त अपनी पत्नी की ममता के आगे हार गया और उसको दुकान में बैठने की अनुमति दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो
सरजू से बात नहीं करेगी। भागीरथी तो जैसे फिर से जिंदा हो गई थी और सुबह सुबह फुर्ती से तैयार होकर दुकान जाने लगी। वो दिन भर दुकान पर बैठी रास्ते को ही देखती रहती थी। वो बार बार रामदत्त से पूछती थी कि वो कब आएगा। आखिर भागीरथी की तपस्या रंग लाई। छात्रों का वो ग्रुप एक दिन वापस उनकी दुकान पर चाय पीने को रुका। रामदत्त ने दूर से ही सरजू को पहचान लिया था। जब वो लड़के पास आ गए, रामदत्त ने तिरछी नजर से अपनी पत्नी को देखा। वो एकटक उस विदेशी को देख रही थी। भारतीय लड़के ने रामदत्त को कहा, बाबा जी अब चाय पिला दीजिए, हमने कहा था ना कि वापिस आएंगे। वो अंगीठी के पास खड़ा होकर हाथ सेकने लगा। भागीरथी ने फुसफुसाती आवाज में कहा, सरजू। उस भारतीय लड़के ने भागीरथी को देखा। उसने पूछा, ये अम्मा जी क्या कह रही है? रामदत्त ने तुरंत ही कहा, कुछ नहीं बेटा, बूढ़ी हो गई है, बस ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। भागीरथी बस उस विदेशी को ही देखते ही रह गई। वो उसको पहचान गई थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भारतीय लड़के ने कहा, अम्मा जी क्या आपकी तबीयत ठीक है? भागीरथी जैसे नींद से जाग गई, नहीं बेटा मैं ठीक हूं। वो सामने खड़े सरजू को ही देख रही थी। कुछ देर बाद उसने उस भारतीय लड़के से कहा, बेटा इस विदेशी लड़के से पूछ के ये कहां से आया है, इसके माँ बाप क्या कहते हैं? भागीरथी ने सरजू की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस भारतीय लड़के और विदेशी लड़के के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। बाद में जो कुछ भी उस भारतीय लड़के ने भागीरथी और रामदत्त को बताया, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि वो उनका बेटा सरजू ही था। उस विदेशी लड़के को यह मालूम था कि वो उसके माता पिता की संतान नहीं था और वो उसको बंबई से गोद लेकर आए थे। वो अपने असली माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके पिता नीदरलैंड में एक बड़े व्यापारी थे और काम के सिलसिले में भारत आते रहते थे। वो लड़का भी कभी कभी उनके साथ भारत आ जाता था, पर वो उस पहाड़ी इलाके में पहली बार ही आया था। भागीरथी उठकर आगे बढ़ी। रामदत्त उसको रोकना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सका। वो सरजू के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने बेटे को ध्यान से देखने लगी। अन्य सभी लड़के हैरान थे कि वो उस विदेशी लड़के के सामने खड़ी रो क्यों रही थी। भागीरथी ने उस विदेशी लड़के से कहा, फिर आना बेटा। रामदत्त की सांस में सांस आई। भारतीय लड़के ने कहा, जरूर आएंगे अम्मा जी। वो लड़के भागते कूदते उनकी झोपड़ी से दूर जाने लगे और भागीरथी मूर्ति बनी अपने उस विदेशी बेटे को दूर जाते देखती रह गई। जिंदगी फिर से पुरानी राह पर चलने लगी, लेकिन एक बदलाव जरूर आ गया था। वो उस दिन के बाद से हर दिन ही चाय की दुकान पर बैठने लगी। आखिर उसका बेटा फिर आने को जो कहकर गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।